हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। सपोज करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आपके अपने चैनल सौरभ स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और हम आज कराएंगे भाषा विकास एवं शिक्षा शास्त्र, यानी जो बाल विकास में आपको ये टॉपिक पूरा कराई जाएगी। पूरी जो साइकोलॉजी है ना, तो कंप्लीट, और जो शिक्षण अभिरुचि है वो भी कराई जाएंगी। और थ्योरी के साथ आज आपको कराएंगे, इसके साथ आपकी थ्योरी भी कराई जाएगी। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना दोस्तों। तो चलिएगा क्लासेस शुरू करते हैं। अगर आप आगे आने वाली वीडियो को देखना चाहते हैं और अगर नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, आपको पता चल जाए कि वीडियो आने वाली है, तो इसका पता लगाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। कौन सा अभिप्रेरणा का बाह्य स्वरूप नहीं है। जो अभिप्रेरणा होती है उसका बाह्य स्वरूप कौन सा नहीं होगा। ए प्रशंसा, बी निंदा, सी पुरस्कार, डी आवश्यकता। कौन सा नहीं होगा अभिप्रेरणा का बाह्य स्वरूप। तो इसमें आपका सही आंसर होगा डी, आवश्यकता नहीं होगा, है ना। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। तो ये व्याख्या है, बाह्य अभिप्रेरणा में प्राणी स्वयं अपनी इच्छा से किसी अनुक्रिया को नहीं करता है। स्वयं अपनी इच्छा से किसी अनुक्रिया को नहीं करता है। इस प्रक्रिया की अभिप्रेरणा का स्वरूप प्रशंसा, निंदा, पुरस्कार या प्रतिद्वंद्विता आदि के रूप में हो सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला। हम एक बालक को पिछड़ा बालक कहेंगे यदि उसके उपलब्धि प्राप्तांक उसकी कक्षा के निम्नतम प्राप्तांक से कम है। वह एक मंद बुद्धि बालक है जिसकी बुद्धि लब्धि सामान्य से कम है। वह एक कक्षा में 1 वर्ष से अधिक रहता है, या उसकी उपलब्धि की उसकी प्राकृतिक योग्यता के स्तर से नीचे है। तो किसे पिछड़ा बालक कहेंगे हम, बताइएगा इसमें कौन सा सही आंसर होगा। इसमें आपका आंसर होगा बी, वह बालक जो एक मंद बुद्धि बालक है जिसकी बुद्धि लब्धि सामान्य से कम है, इसे पिछड़ा बालक कहेंगे, है ना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिएगा। थॉमसन ने अभिप्रेरणा के स्रोत को कितने वर्गों में विभाजित किया है। जो जे थॉमसन थे उन्होंने जो अभिप्रेरणा के स्रोतों को वर्गीकृत किया है, कितने भागों में किया है, 2 में, 3 में, 4 में या 5 में। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ए, 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। इसकी व्याख्या देखते हैं। थॉमसन ने अभिप्रेरणा के स्रोतों को 2 वर्गों में रखा है। प्रथम आंतरिक या स्वाभाविक या प्राकृतिक स्रोत, या दूसरा बाह्य या कृत्रिम स्रोत, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका अगला 4 नंबर। समान शैक्षणिक अवसर नामक सूक्ति का भारतीय संदर्भ में अभिप्राय है। जो समान शैक्षणिक अवसर नामक जो सूक्ति है उसका भारतीय संदर्भ में क्या अभिप्राय है। सभी बच्चों के लिए शैक्षिक सुलभता के समान अवसर होना, प्रत्येक बालक के लिए उपलब्धि शिक्षा के प्रकार की समानता होना, प्रत्येक बालक के लिए समान शैक्षणिक मानक होना, उस प्रकार की शिक्षा जिसके लिए कोई बालक सर्वाधिक योग्य है को प्राप्त करने में समान अवसर देना। कौन सा सही आंसर होगा चौथे में, बताइए। तो इसमें आपका सही होगा ए, है ना। ये आंसर सही होगा, सभी बच्चों के लिए शैक्षणिक सुलभता के समान अवसर, शैक्षणिक सुलभता के समान अवसर, ये आपका आंसर सही होगा भारतीय सूक्ति के संदर्भ में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला। इकाई योजना है कौन सी है। पाठ के छोटे छोटे अंश, पढ़ाए जाने वाले पाठों का संग्रहण, या अधिगम अनुभवों का समन्वित रूप, या उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा हुआ इसमें आपका सही आंसर। तो इसमें होगा आपका बी, जो भी क्वेश्चन टफ होगा उसकी हम थ्योरी कराएंगे, बाकी क्वेश्चन ऐसे ही चलेंगे। उसमें से एक दो क्वेश्चन की नहीं कराई जाएगी और बाकी सभी की थ्योरी दी हुई है ना। देखिएगा इसकी थ्योरी यही है। व्याख्या एक विषय पर आधारित विभिन्न पाठों को एकत्रित किया जाता है, फिर उन पाठों को एक इकाई मानकर विभिन्न पाठ्यांश बनाते हैं। इस योजना को इकाई योजना कहते हैं, है ना। किसे कहते हैं। एक विषय पर आधारित विभिन्न पाठों को एकत्रित किया जाता है, फिर उन पाठों को एक इकाई मान करके विभिन्न पाठ्यांश बनाते हैं। इस योजना को इकाई योजना कहते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला।
शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। जो शिक्षक होता है वह बच्चों की जटिल अवधारणाएं उन्हें किस प्रकार से सहज कर सकता है, बताइए। बार बार या आंतरिक अभ्यास के द्वारा, एक व्याख्या देकर, या अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध कराकर, या प्रतियोगिता के अवसरों की अवस्था करके। कौन सा सही होगा इसमें बताइएगा। तो इसमें आपका सही होगा अन्वेषण एवं परिचर्चा के अवसर उपलब्ध करा के। जटिल अवधारणाओं को समझ को जो शिक्षक होते हैं बच्चों को सहज करा सकते हैं, जो अवसर हैं उनको उपलब्ध कराएंगे तो इससे कर सकते हैं। तो इसकी व्याख्या देखिएगा क्या है, क्या बताया गया है। इसमें बताया गया है कि शिक्षक ने अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध कराकर शिक्षक बच्चों के सामने मौजूद जटिल अवधारणाओं को सहज कर सकता है। अन्वेषण विधि के जनक आर्मस्ट्रांग हैं। कौन है? ह्यूरिस्टिक मेथड विधि भी कहा जाता है इसे। अन्वेषण विधि है, इसे ह्यूरिस्टिक मेथड विधि भी कहा जाता है। इसके जनक आर्मस्ट्रांग हैं। इस विधि के माध्यम से बच्चों को खोजी प्रवृत्ति का बनाया जाता है। इसमें बच्चों को अपने निरीक्षक का प्रयोग स्वयं खोजता है और इसी तरह परिचर्या विधि के माध्यम से बच्चों के मध्य समस्या समाधान हेतु निष्कर्ष निकाले जाते हैं और चुनौतियां प्रस्तुत की जाती हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। और ज़्यादातर हमारे चैनल पर 90% लोग वीडियो देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, है ना, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। ऐसे ही सभी क्लासेज आपको पूरा रिवीजन सुपर फास्ट कराया जाएगा सारी सब्जेक्ट का। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का माना गया है? कौन सा तरीका हुआ प्रत्यक्ष समायोजन का? प्रक्षेपण, दमन, प्रतिगमन या लक्ष्य को प्रतिस्थापन। कौन सा होगा इसमें सही आंसर? तो इसमें होगा आपका डी, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। प्रक्षेपण का सही तरीका होगा। इसकी व्याख्या देखिएगा क्या है, पूरी समझाता हूँ आपको। व्याख्या: तनाव स्थिति को समायोजित करने हेतु दो प्रकार की विधियां हैं, प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष विधि। जो तनावपूर्ण स्थिति होती है उससे समायोजित करने के लिए प्रत्यक्ष विधि से और अप्रत्यक्ष विधि से समायोजन किया जाता है। प्रत्यक्ष विधि में क्या है? बाधा का निराकरण या समाप्ति, वैकल्पिक साधन को अपनाना, उद्देश्यों का प्रतिस्थापन, परिस्थितियों का विश्लेषण एवं निर्णय। और अप्रत्यक्ष विधि में दिया गया है आपका युक्तिकरण, आत्मीकरण, शोधन, क्षतिपूर्ति, पलायन, प्रक्षेपण, दिवास्वप्न और प्रत्यावर्तन, दमन, समन, विस्थापन, आश्रित। ये अप्रत्यक्ष विधि के ये जो शब्द दिए गए हैं इनमें से अगर आ जाते हैं तो प्रत्यक्ष विधि के बाधा निराकरण, समाप्ति और ये हो जाएंगे। अप्रत्यक्ष वाले युक्तिकरण, आत्मीकरण, शोधन, क्षतिपूर्ति, पलायन, ये शब्द अप्रत्यक्ष विधि में आते हैं ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? जो सृजनशीलता है उसके पोषण के लिए कोई अध्यापक है, टीचर जैसे आप बनने जा रहे हो, तो आपको किस विधि की सहायता लेनी चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए? व्याख्यान विधि या ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि या दृश्य श्रव्य विधि या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा कौन सा आंसर होगा। तो इसमें आपका आंसर होगा ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि, है ना। और इसकी ये व्याख्या दी हुई है, इसे देखिएगा बताता हूँ। मस्तिष्क उद्वेलन यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग, इसके प्रतिपादन ओसबर्न है। जो ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि है मस्तिष्क उद्वेलन विधि बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? मस्तिष्क उद्वेलन विधि। इसके जो प्रतिपादक हैं वो ओसबर्न है। कौन है? ओसबर्न। इसे ओसबर्न ने सन 1963 में प्रतिपादित किया था। इस समस्या केंद्रित प्रविधि भी कहा जाता है और इस विधि को समस्या केंद्रित प्रविधि भी कहा जाता है। इसमें छात्रों को समस्या दे दी जाती है और उससे कहा जाता है कि समस्या पर विवाद करके जो विचार करके मस्तिष्क में आए उनके
प्रस्तुत करने का प्रयास करें। इस प्रकार छात्रों को प्रोत्साहन किया जाता है और समूह समस्या का विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, कौन सी विधि से शिक्षण कराने में नवीनता आती है? कौन सी विधि है जिससे हम बच्चों को पढ़ाएंगे जिससे नवीनता आएगी? भाषा विधि यानी भाषण विधि, प्रश्नोत्तर विधि, खेल विधि या भ्रमण विधि, कौन सी विधि से आएगी? तो इसमें सही आंसर आपका कौन सा होगा 9th में? इसमें होगा खेल विधि के माध्यम से आएगी। सी ऑप्शन सही होगा, है ना। इसकी व्याख्या देखिएगा, पूरा सारांश क्या दिया गया है इस क्वेश्चन का। नवीन व्यक्ति में रुचि उत्पन्न कराती है। शिक्षक को शिक्षण प्रक्रिया के नवीनता का समावेशीकरण करना चाहिए। विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण विविध रूप से करना चाहिए जिससे नवीनता द्वारा उसमें रुचि उत्पन्न हो सके। ट्रेवर्स के अध्ययन से विदित हुआ है कि खेल विधि से शिक्षक से नवीनता आती है तथा छात्र अधिगम हेतु अभिप्रेरित होते हैं। अगर आपको वीडियो की स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो आप इसे स्लो करके देख सकते हैं। ये 10 नंबर क्वेश्चन है आपका। एक मानकीकृत परीक्षण की वैधता के लिए सर्वोच्च मापदंड या निष्कर्ष कौन सा है ना। एक जो मानकीकरण परीक्षण है उसमें वैधता के लिए सर्वोच्च मापदंड निष्कर्ष कौन सा होगा? मानकों की उपयुक्तता, विशिष्ट स्थानीय उद्देश्यों के संदर्भ में विषय वस्तु की उपयुक्तता या प्राकृतिक और भौतिक लक्षण और संचालन के समंकन में आसानी या इससे प्राप्त समंकनों तथा अध्यापक द्वारा निर्मित परीक्षा के आधार पर प्राप्त ग्रेड श्रेणी में संबंध, कौन सा होगा? इसमें सही आंसर बताइएगा। तो इसमें आपका सही आंसर होगा डी। इसमें प्राप्त समंकों की अध्यापकों द्वारा निर्मित परीक्षा के आधार पर प्राप्त ग्रेड श्रेणी संबंध होगा, है ना। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था बताए। जो जीन पियाजे के अनुसार अवस्थाएं दी गई थी उनमें से संवेदी क्रियात्मक अवस्था कौन सी है? जन्म से 2 वर्ष है या 2 से 7 वर्ष या 7 से 11 वर्ष या 11 से 16 वर्ष, कौन सी है? इसके द्वारा 4 अवस्थाएं दी गई थी, बताइएगा। तो ये है जन्म से 2 वर्ष। इसकी व्याख्या मैं आपको चारों अवस्थाओं को बताता हूँ। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक, बौद्धिक और मानसिक विकास की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। संज्ञानात्मक विकास या बौद्धिक विकास या मानसिक विकास भी बोल सकते हैं, है ना। इसे 4 कितनी अवस्थाएं बताएं? 4 अवस्थाएं। 4 अवस्थाएं ये दी गई। संवेदनात्मक गामक अवस्था, इंद्रिय गति अवस्था, यह 0 से 2 वर्ष होती है। इसे संवेदी गामक अवस्था भी कहा जाता है ना, 0 से 2 वर्ष। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है वो 2 से 7 वर्ष होती है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, वैचारिक क्रिया अवस्था, यह 7 से 11 या 12 वर्ष तक होती है ना। ये 2 वर्ष तक हो गई संवेदी पेशी अवस्था, ये 2 से 7 वर्ष तक। और ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष तक। औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी इस अवस्था को बोला जाता है। ये 4थी अवस्था है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये 12 से किशोरावस्था तक यानी 18 वर्ष तक चलती है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला। मानसिक अयोग्यता के विज्ञान को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है। जो मानसिक अयोग्यता होती है उसे आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? जो विज्ञान को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है लैंडेन को या जोन्स को या हेडफील्ड को या C.W. बियर्स को, कौन सा सही होगा इसमें आपका आंसर? तो इसमें होगा आपका C.W. बियर्स, डी ऑप्शन सही होगा, है ना। इस देखिएगा, ये इसका पूरा सारांश है। क्लिफोर्ड बियर्स ने सर्वप्रथम मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान शब्द का प्रयोग सन 1908 में किया था। किसने किया था? क्लिफोर्ड बियर्स ने। इसका पूरा नाम है, जो C.W. बियर्स है उसका पूरा नाम क्या है? क्लिफोर्ड बियर्स। इसने मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग 1908 में किया गया था, है ना। साथ ही साथ आपको याद होते जा रहे होंगे, इस प्रकार बताया जा रहा है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? तो जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी थी, उनमें से कोई बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन और बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान करने लग जाता है तो कौन सी अवस्था में करता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष है इसमें, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष वाली में, या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 16 वाली में, संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 वाली में। कौन सी में करने लगता है बताइएगा? तो इसमें आपका सही आंसर होगा सी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी 11 से 16 या 18 वर्ष तक होती है, किशोरावस्था तक, है ना। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन और बौद्धिक क्रियाएं करने लगता है। इससे ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, जो अमूर्त शब्द दिया है, ये अमूर्त शब्द औपचारिक से मिलता है, यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है इस 12 से लेकर 18 तक की अवस्था को, ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं ना। तो इससे इसे याद कर सकते हैं। और इसकी व्याख्या ये दी है, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन और बौद्धिक क्रिया और समस्या समाधान करता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, निम्न में से व्यवहारवादी नहीं है? सिगमंड फ्रायड या B.F. स्किनर या इयान पावलोव या J.T. वाटसन। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन सा नहीं है? नेगेटिव नहीं पूछ रहा है, कौन सा नहीं होगा 14 में? तो इसमें आपका सही आंसर होगा जो सिगमंड फ्रायड है, ये व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है। और बाकी ये B.F. स्किनर, इयान पावलोव, J.T. वाटसन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। तो इसकी, और जो सिगमंड फ्रायड है, व्यवहारवाद में मानव मात्र के व्यवहार के अलावा प्राणियों यानी कुत्ता, बिल्ली, चूहा के व्यवहार को भी शामिल किया जाता है। जो व्यवहारवाद होता है उसमें कुत्ता, बिल्ली, चूहा को भी शामिल किया जाता है, और सिगमंड फ्रायड ने इन पर किसी पर प्रयोग नहीं किया था। इसलिए B.F. स्किनर ने, जो पावलोव है उसने कुत्ते पर प्रयोग किया था, और B.F. स्किनर के द्वारा किस पर किया गया था? चूहे पर किया गया था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ICT से शिक्षण विधि प्रयुक्त करने पर, जो ICT से शिक्षण विधि है उसे प्रयुक्त करने पर अध्यापक पर कार्यभार अधिकतम हो जाएगा। अध्यापक की भूमिका सुविधा प्रदाता के रूप में रहेगी, या अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहेगी, या अध्यापक की भूमिका केंद्रित हो जाएगी। कौन सा सही आंसर होगा इसमें? इसमें आपका होगा भी, अध्यापक की भूमिका सुविधा प्रदाता के रूप में नहीं रहेगी, है ना। इसमें आपका बी आंसर, बी। इसमें ICT शिक्षण अधिगम के माध्यम से व्याख्या बताता हूँ, चलिएगा। ICT शिक्षण अधिगम के माध्यम से, इसका तात्पर्य है ICT एक ऐसा माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है, इससे शिक्षक सीखता है तथा अधिगम करता सीखता है, और यह कई रूपों में दिखाई देता है, जैसे कि अभ्यास कार्यों में शिक्षण नेटवर्क, और ICT का प्रयोग विद्यालय संगठन का प्रबंधन और उपकरण के द्वारा होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन है, प्रयोगात्मक परीक्षाएं आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? विषय ज्ञान का आकलन, या अवलोकन और यथार्थता की कुशलता की जांच करना, या तथ्यों को दोहराने की क्षमता की जांच करना, या फॉर्मूला और स्लाइड में पहचान करने की योग्यता की जांच करना। तो कौन सा सही आंसर होगा 16 में? तो इसमें आपका आंसर होगा बी, अवलोकन और यथार्थता की कुशलता की जांच करना। बी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला, शैक्षिक तकनीकी में आधार सामान्यतः देता है, यानी जो इनपुट होता है, इनपुट को हिंदी में आधार बोला जाता है। इनपुट सामान्यतः शैक्षणिक तकनीकी में क्या देता है? विद्यार्थी, कंप्यूटर, टेलीविजन या शिक्षक। क्या आंसर इसमें सही होगा? तो इसमें होगा शिक्षक। शैक्षणिक तकनीकी में आधार सामान्यतः देता है शिक्षक। इसमें ये व्याख्या इसकी बताई गई है, इस पूरी आपको समझाता हूँ। आधार विद्यार्थी, प्रशासन, ये वातावरण। आधार विद्यार्थी, प्रशासन, शिक्षक, सामग्री, औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा के लिए है, और प्रक्रिया औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा प्रक्रिया है, और प्रदाता
शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जो पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी, किसने की थी? कैटल ने, वुल्ट ने, या गाल्टन ने, या पेस्ट्रोलॉजी ने? किसने की थी बताइएगा। तो इसमें आपका आंसर होगा बी, विलियम वुंट के द्वारा पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। देखिएगा, इसे समझाता हूँ। सन 1800, व्याख्या है, सन 1879 में जर्मनी के लिपजिंग शहर में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में विलियम वुंट ने विश्व की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला बनाई। भारत की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला सन 1915 में कोलकाता के सेनगुप्त के द्वारा बनाई गई थी। जो भारत की जो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला बनाई गई थी वो सेनगुप्त के द्वारा बनाई गई थी 1915 में। और जो लिपजिंग शहर में सन 1879 ईस्वी में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में विलियम वुंट के द्वारा पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला बनाई गई थी, है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीन शॉट लेते जाइए, अगर कोई क्वेश्चन आपको नया दिखता है, समझ नहीं आता है तो उसे याद कर लीजिए। अब प्रेरणा हेतु पुरस्कार किस रूप में दिया जाता है? जो प्रेरणा के लिए पुरस्कार देते हैं, यानी किसी बच्चा है उसे अभिप्रेरित करेंगे, मोटिवेशन देना चाहते हैं, तो पुरस्कार किस रूप में दिया जाएगा? मनोवैज्ञानिक रूप में, नगद नोटों के रूप में, या खेल कालांश में जाने से मुक्त कर सकते हैं? इनमें से किसी भी रूप में नहीं। कौन सा सही आंसर होगा इसमें आपका? तो इसमें होगा मनोवैज्ञानिक रूप में। अगर वीडियो फास्ट लग रही हो तो इसे रोक के आंसर दे सकते हैं, मनोवैज्ञानिक रूप में होगा, है ना। तो व्याख्या इसका पूरा सारांश समझते हैं। पुरस्कार वस्तु, सांकेतिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रशंसा, प्रोत्साहन आदि के रूप में दिए जाने चाहिए। पुरस्कार का प्रयोग करने में सावधानी रखनी चाहिए। यदि अभिप्रेरणा हेतु साधन ही रहे और साध्य न बन जाए, क्योंकि जो पुरस्कार दे रहे हैं तो अभिप्रेरणा हेतु साधन ही रहे, साध्य न बन जाए, अन्यथा वास्तविक अधिगम में बाधा उत्पन्न हो सकती है ना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण प्रशिक्षण के संदर्भ में पीटीटी का अर्थ? प्री टेस्टिंग। तो इसमें आप में ए होगा प्री टेस्टिंग फॉर टीचिंग ट्रेनिंग, या प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग, या फिजिकल टेस्टिंग फॉर टीचर्स, या तथा दोनों। कौन सा आंसर सही होगा? ए और बी दोनों। तो इसमें आपका आंसर होगा डी, ए और बी दोनों दिया गया है ना। प्री टेस्टिंग फॉर टीचर्स ट्रेनिंग और प्री सर्विस टीचर्स ट्रेनिंग। इसकी व्याख्या मैं बताता हूँ। शिक्षण प्रशिक्षण के संदर्भ में पीटीटी का अर्थ है प्री टेस्टिंग फॉर टीचर ट्रेनिंग और प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग, यानी कि दोनों हो जाएंगे, है ना। और चैनल पर अगर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, अगर वो भी आपके साथ टीचर की तैयारी कर रहे हैं, रीट की तैयारी कर रहे हैं, तो एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पेपर में छपने वाले क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है, नेगेटिव पूछ रहा है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, यह चिंतन की प्रक्रिया। कौन सा सही होगा इसमें? डी में बताइएगा कौन सा सही होगा। तो इसमें चिंतन की प्रक्रिया, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, है ना। शैशवावस्था में मुख्य विशेषता है। देखिएगा, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल कहा जाता है। कौन से वैज्ञानिक ने कहा था? वैलेंटाइन के द्वारा कहा गया था। तो शैशवावस्था है उसे सीखने का आदर्श काल कहा गया था वैलेंटाइन के द्वारा। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कहा जाता है शैशवावस्था को, है ना। और जबकि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल, और जो बाल्यावस्था है उसे जीवन का अनोखा काल कहा जाता है, और शैशवावस्था को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कहा जाता है। ये 2 पॉइंट याद करने के, बिल्कुल क्वेश्चन इसी में से छपता है ज़्यादा, ये कई बार क्वेश्चन यहाँ से आया है, अनोखा काल और महत्वपूर्ण काल। इसमें से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल किसने कहा? वैलेंटाइन। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला,
निम्नलिखित में से खेल पर आधारित शिक्षण विधि नहीं है। इनमें से जो खेल पर आधारित शिक्षण विधि नहीं है वो कौन सी नहीं होगी? मॉन्टेसरी विधि, डाल्टन विधि, या व्याख्यान विधि, या किंडरगार्टन विधि। खेल पर आधारित विधि नहीं होगी। बताइएगा कौन सा आंसर सही होगा 22 में? तो इसमें होगा आपका व्याख्यान विधि, खेल पर आधारित नहीं होगी। मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा खेल विधि दी गई थी। डाल्टन विधि और किंडरगार्टन विधि ये तीनों खेल पर आधारित विधि हो जाएंगी। और नहीं पूछा तो व्याख्यान विधि नहीं होगी, है ना। देखिएगा बताता हूँ। मारिया मॉन्टेसरी विधि, डाल्टन विधि और व्याख्यान विधि ये दी हुई है। मारिया मॉन्टेसरी विधि, डाल्टन विधि, व्याख्यान विधि ये समस्त विधियाँ खेल पर आधारित शिक्षण विधियाँ हैं, है ना। परंतु व्याख्यान विधि खेल पर आधारित शिक्षण विधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला। बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है। जो बालक का व्यक्तिगत अध्ययन होता है उसकी मनोवैज्ञानिक विधि है। रेटिंग स्केल विधि, प्रश्नावली विधि, या केस हिस्ट्री विधि, या प्रायोगिक विधि कौन सी होगी? व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक विधि बताइएगा। तो इसमें आपका सही आंसर होगा 23 नंबर में सी, केस हिस्ट्री विधि, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला। कंप्यूटर के मुख्य कार्य क्या हैं? जो कंप्यूटर होता है उसके मुख्य कार्य प्रदत्त संकलन, या प्रदत्त प्रोसेसिंग, या प्रदत्त संचयन, या उपयुक्त सभी। कौन से होंगे कंप्यूटर के मुख्य कार्य? तो इसमें होगा उपयुक्त सभी कार्य होंगे। प्रदत्त संकलन भी होता है, प्रदत्त संचयन भी होता है, प्रदत्त प्रोसेसिंग भी होता है ना। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसकी व्याख्या है, देखिए व्याख्या को समझाता हूँ। प्रदत्त कंप्यूटर के मुख्य कार्य डेटा संचयन होता है, डेटा स्टोरेज, और डाटा कलेक्शन होता है, डेटा संकलन, डाटा संसाधन होता है, डाटा प्रोसेसिंग, एंड डाटा निर्गमन होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला। बाल्यावस्था के विकास को छद्म परिपक्वता का समय कहा गया है। किसके अनुसार बाल्यावस्था को छद्म परिपक्वता का काल कहा गया है? ये कहा गया है आपका रॉस के अनुसार, जॉन लॉक के, या प्लेटो के, या कॉल्स के। किसके अनुसार कहा गया है? इसमें होगा रॉस के अनुसार कहा गया है। इसमें व्याख्या दी हुई है साथ ही साथ ये बताता हूँ। रॉस ने बाल्यावस्था के विकास की, जो रॉस नामक मनोवैज्ञानिक है उसने बाल्यावस्था के विकास को छद्म परिपक्वता का काल समय कहा है, क्योंकि 6 से 7 वर्ष की आयु में शारीरिक विकास की गति धीमी पड़ जाती है, और जिससे शारीरिक शक्ति में दृढ़ता आ जाती है, और इस अवस्था में शरीर के बाहरी विकास के बजाय आंतरिक अंग मजबूती से प्राप्त करते हैं, मजबूती को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला। अधिगम का व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जो अधिगम का व्यवहार सिद्धांत है इसके प्रतिपादक कुर्ट लेविन है, या मैक्सवेल है, या सिगमंड फ्राइड है, या क्लार्क है। कौन है अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक? 26 नंबर में बताइएगा कौन सा सही होगा। तो इसमें होगा आपका क्लार्क हल अधिगम के व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। जन्मजात प्रेरक नहीं है, कौन सा नहीं है? भूख, प्यास, आदत, या नींद। कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं होगा बताइएगा। तो इसमें होगा आपका सही आंसर सी, जन्मजात प्रेरक नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा कथन है जो विकास के बारे में सत्य नहीं है बताइएगा। विकास अंतःक्रिया का फल है, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। सत्य कथन नहीं है, असत्य पूछ रहा है, कौन सा नहीं होगा बताइएगा। इसमें आपका आंसर होगा विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। देखिए इसकी व्याख्या यहाँ पे दी है, विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला। वीडियो अगर अच्छी लगी रही हो
तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सौरभ स्टडी पॉइंट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, इसको वीडियो को अपने दोस्तों के पास जो भी तैयारी कर रहे हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला, साक्षात मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा ICT सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी पर लाई गई थी। जो ICT सूचना संप्रेषण तकनीकी पर लाई गई थी संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, एक परियोजना, एक वन स्टॉप पोर्टल या एक किताब, एक अभियान चलाया गया था ICT द्वारा। तो इसमें आपका सही आंसर होगा बी, एक वन स्टॉप पोर्टल है। बी ऑप्शन सही होगा। देखिएगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD ने प्रतिभा संवर्धन एवं सभी स्तर पर विभिन्न शैक्षिक जिज्ञासाओं के समाधान हेतु एक निःशुल्क पोर्टल साक्षात की शुरुआत की है। और इस पोर्टल की शुरुआत 30 नवंबर सन 2006 में की गई थी और माइक्रोसॉफ्ट, IBM, गूगल NIC तथा इग्नू की मदद से इस पोर्टल को तैयार किया गया था, है ना। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्रतिभाशाली और सामान्य समाधान रणनीति का उदाहरण है? प्रतिभाशाली और सामान्य समाधान रणनीति का उदाहरण कौन सा है? समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, या क्रियात्मक अभियंता एवं वस्तु में केवल परंपरागत कार्य करना, या फिर प्रतिक्रिया निर्धारण, समस्या समाधान प्रस्तुति के लिए ये एक ही आगमन में सीमित रहना, या साधन साध्य विश्लेषण और समस्या को अपने उपलक्ष्यों में विभाजित करना। कौन सा सही होगा इसमें? साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अपने उपलक्ष्यों में विभाजित करना। देखिए समझाता हूँ क्या है इसमें पूरा। किसी समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए क्रमबद्ध तरीके से समस्या विधि, सामान्य विधि तथा तदर्थ विधि का उपयोग करना पड़ता है। समस्या समाधान अधिगम के अंतर्गत जीवन में आने वाली समस्याओं के तरीकों का सीखना आता है, और प्रतिभाशाली समस्या समाधान रणनीति के अंतर्गत साधन साध्य विश्लेषण तथा समस्या के अनेकों उपलक्ष्य में विभाजित करना होता है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में बताएं आपके कितने नंबर आ रहे हैं, कमेंट ज़रूर करें। और आपके आगे वीडियो जो आने वाली हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कमेंट में हर किसी का आंसर दें। चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।